मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे हम लोग, यस राइट। और स्क्रीन दिख रही है? नो मैम। कैसे दिखेगी, मैंने नो शेयर मैम। करी। रुक जाओ रुक जाओ, मैंने शेयर नहीं करी अभी। मैम अभी शेयर हुई है। दिख रही है यस आप? यस मैम। यस मैम। फाइनली देर से दिखना स्टार्ट हो गई है ना, पहले जल्दी दिखने लगी थी, कंफ्यूज कर रही थी मुझे इसे क्या हो गया। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पहुंच गए थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तक, राइट? ये यस मैम। ऐसा था। मैम। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर मैंने कहा था इसको बहुत अच्छे से रखना है क्योंकि फ्री मार्क्स है ना। तो इसमें लास्ट आई थिंक बाकी सब हमने कर, एक बार रिवाइज कर लिया इसको थोड़ा सा। यो मैम। चलो फिर इसको फटाफट रिवाइज कर देते हैं। ये टाइम से आया करो क्लास में जो लेट आ रहे हैं, जल्दी करो। क्या होता है, तुम आते हो ना तुम सीधा पढ़ने लग जाते हो, ऐसे थोड़ी बातें करते हो तो माहौल अच्छा हो जाता है, फिर तुम सीधा पढ़ने लग जाते हो ना, वो अपने आप से बोरिंग हो जाता है। तो टाइम से आया करो, थोड़ा इंटरेक्ट करके ही पढ़ाती हूँ मैं, राइट? ऐसे लेट मत आया करो। कभी कभार ना कुछ चीज याद आई होती है और वो उसी टाइम मुंह से निकल जाती है, उससे हमारा मिस हो जाएगा। ओके, तो जीनोम तो हमने पढ़ लिया था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था, क्या पर्पस क्या था इसका? बेटा अपनी भाषा में बोलो, पर्पस क्या था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का? मैम किसी सेट ऑफ क्रोमोसोम का वो सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना। और जीन को आइडेंटिफाई करना। हाँ हाँ, ह्यूमन के सेट ऑफ क्रोमोसोम को करना था, सिर्फ ह्यूमन का किया हमने इसमें, ठीक है, गुड। हैप्लॉइड सेट को ईयर में 1990। 1990। हाँ, और कितने सालों में इसको खत्म हो जाना चाहिए था? 13 years. 13 ईयर्स मैम। तो अराउंड 2003 से खत्म होना चाहिए था, पर ये 2006 में खत्म हुआ। तो कौन सा वाला क्रोमोसोम था जिसकी सीक्वेंसिंग को 3 साल लग गए? क्रोमोसोम नंबर 1। नंबर 1। क्रोमोसोम नंबर 1। और लार्जेस्ट क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी कौन सा होता है? Chromosome number 1. और स्मॉलेस्ट वन कौन सा होता है? Ma'am, chromosome Y. नंबर 5। वेरी गुड, गुड गुड, शाबाश। और ओके, ये इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद ये नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन थी। और हाँ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की स्टडी ने किस ब्रांच ऑफ साइंस को जन्म दिया था? Bioinformatics. बायोइन्फॉर्मेटिक्स। वेरी गुड। और इसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाली दो मेन ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। और इसके अलावा 4 कंट्री का मेन कंट्रीब्यूशन है, क्या नाम है उनका? Japan, China, France. फ्रांस, जापान, चाइना, जापान और जर्मनी। वेरी गुड, राइट। इसके गोल्स क्या थे, ये एक बार तुमने पढ़े थे, दोबारा पढ़ लेना, ठीक है। अब अगर हम मेथड की बात करें तो सिर्फ 2% डीएनए जो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी सारा का सारा डंग जंग डीएनए, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो जो वो साइंटिस्ट थे वो 2 तरीके से डीएनए को पढ़ सकते हैं। एक था कि वो सिर्फ जंक वाला डीएनए निकाल दे, और जो बल्क वाला डीएनए है, देखो एक जंक है और दूसरा है बल्क, ठीक है, जिस जो जो मतलब वो करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस कर पाएगा, जिसके पास जीन्स है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो ये जो बल्क वाला डीएनए सिर्फ उसको पढ़े, जंक को निकाल दे, इस मेथड को क्या बोलते हैं हम? इस पे नीट का क्वेश्चन आया है, कहा ना मैंने कल ही लगाया है सारे क्वेश्चन। Extract sequence tag. एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, हाँ, EST। EST स्टैंड फॉर एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, जिसका मतलब है कि अगर ये डीएनए है तो इस डीएनए में ये जो जंक वाला पार्ट है ना, जंक डीएनए जो कुछ भी कोड नहीं कर पाएगा, ठीक है, इस जंक को नहीं पढ़ना है हमें। हमें सिर्फ किसको पढ़ना है, हमको सिर्फ बल्क वाले डीएनए को पढ़ना है। बल्क डीएनए का मतलब है वो वाला डीएनए जो क्या बना सकता है, कोड फॉर एमआरएनए, और फिर आगे एमआरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन, प्रोटीन। राइट। क्वेश्चन पता है कैसे आया नीट का? नीट का क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं, उन्होंने बोला उन्होंने बोला EST स्टैंड्स फॉर स्ट्रैंड दैट कोड फॉर एमआरएनए। तो EST की फुल फॉर्म नहीं पूछी उन्होंने, उन्होंने पूछा EST से आपको क्या समझ में आता है। तो उससे ये समझ में आता है कि ये कोड करता है फॉर एमआरएनए, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। तो मैंने भी एक बार पढ़ा तो 2 सेकंड के लिए मुझे भी लगा यार EST मैंने अभी पढ़ा है, पर ये क्या पूछ रहा है। मुझे रियलाइज हुआ कि घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, वो डायरेक्टली डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अभी दिखाऊंगी मैं तुम्हें, डोंट वरी, ठीक है। और अगर मुझे जंक और बल्क दोनों डीएनए पूरा पूरा पढ़ना है, मैं सीक्वेंस एनोटेशन।
सीक्वेंस एनोटेशन, यस। स्क्रीन दिख रही है ना? यो मैम। है ना? गुड, यस, गुड गुड, ओके ओके। उसके बाद ये थोड़ा सा हमने प्रोसेस करा था, सेंगर मेथड के बारे में हमने बोला था, सेंगर मेथड यूज होता है। फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का रिजल्ट हमें क्या मिला उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बोला था ये याद रखना, लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन कौन सा होता है? डिस्ट्रोफिन जीन, जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के लिए कोड करता है, राइट। उसके अलावा हम पहुंचे थे यहाँ पर, आई थिंक आ गया, हाँ ये वाला हमने कर लिया था। हमें ये करना है SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, ये वाला हमें आज करना है। गुड इवनिंग विजय, बहुत लेट आयो विजय, टाइम से आया करो। ओके, ये वाला पॉइंट करना है। उसके बाद हम आज करेंगे DNA फिंगरप्रिंटिंग, ओके, DNA फिंगरप्रिंटिंग, और उसके बाद टेक्निकली तुम्हारा चैप्टर खत्म। एक पॉइंट रहता है उसके अंदर चैप्टर में, वो मैं इसके बाद डिस्कस करूंगी, चलो छोड़ो, ऑफ टॉपिक में जाते हैं। तो SNP स्टैंड फॉर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है? क्या मतलब है पॉलीमॉर्फिज्म का? क्या समझते हो वर्ड से? अरे गलत से कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारी फॉर्म। हाँ, कोई भी चीज जिसकी बहुत सारी फॉर्म, पॉलीमॉर्फिज्म। तुम्हारी नेचर बहुत पॉलीमॉर्फिक है, ऐसे बोल देती हूँ मैं। वैसे हम बायो में टर्म यूज करते हैं, पर अगर मैं समझना चाहती हूँ तो मैं कुछ तो सोचूंगी ना। मैं कह सकती हूँ मेरी नेचर बहुत पॉलीमॉर्फिक है, कभी मैं बहुत खुश होती हूँ, कभी मैं बहुत उदास होती हूँ, तो बहुत सारे मूड स्विंग्स है मेरे पास, तो डिफरेंट वेराइटी है। तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी, ठीक है। जैसे तुम जेम्स खरीदते हो मार्केट से, तो जेम्स जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती है ना, पॉलीमॉर्फिज्म उसके कलर में पॉलीमॉर्फिज्म है, डिफरेंट वेराइटी है। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है? मोनर, ये अब आना चाहिए। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है? जिसमें शुगर, नाइट्रोजन, हाँ, ये तीनों चीजें हो, यस यस। तो जो डीएनए होता है, अगर मैं डीएनए ऐसे बनाती हूँ हर बार, है ना, तो अगर मैं इसका एक सेगमेंट ऐसे बाहर निकालूं तो मुझको यही दिखेगा, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड ऐसा लगा दिखेगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच, राइट। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि मान लो ह्यूमन है, और मैं ह्यूमन के अंदर पढ़ रही हूँ, ये ह्यूमन है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ठीक है। और मैं इन चारों ह्यूमंस के अंदर कौन सा क्रोमोसोम पढ़ रही हूँ? लेट्स से मैं क्रोमोसोम नंबर 1 पढ़ रही हूँ, ठीक है, दोनों चारों के अंदर क्रोमोसोम नंबर 1 पढ़ रही हूँ। और मैंने देखा कि क्रोमोसोम नंबर 1, ये रहा मेरा क्रोमोसोम नंबर 1, चारों इंडिविजुअल्स के अंदर, ध्यान से देखना, अभी खत्म हो जाएगा ये, समझ 2 मिनट में समझ आ जाएगा। इन चारों क्रोमोसोम के अंदर सिर्फ एक पॉइंट है, यहाँ पर, ये ब्लू डॉट देख रहे हो, यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है ना वो डिफरेंट है। देखो क्रोमोसोम नंबर 1 है ना, अगर ये साइड है ना, जो भी जीन यहाँ पर है, न्यूक्लियोटाइड से जीन बनता है, और ये जीन हेयर के लिए कोड कर रहा है, तो बेटा सेम लोकस पे ना दूसरे ह्यूमन के भी कलर का जीन होगा, हेयर कलर का, इस ह्यूमन के भी हेयर कलर का जीन होगा, क्योंकि जीन्स हमेशा सेम लोकस पे ही सिचुएटेड होती है, राइट। तो ये सबके केस में सेम है, हम सबके केस में सेम है। लेकिन ऐसी सिचुएशन जब कोई एक न्यूक्लियोटाइड एक पर्टिकुलर लोकेशन में, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में तुम्हें डिफरेंट दिखाई दे रहा है, लेट्स से इन केस ऑफ ह्यूमन ए, ये न्यूक्लियोटाइड के पास जो नाइट्रोजनस बेस है वो ए है, क्योंकि यही तो बदल सकता है, फॉस्फेट ग्रुप और शुगर का तो तुम कुछ कर नहीं सकते। और लेट्स से इंडिविजुअल 2 में इस सेम पोजीशन पे जो न्यूक्लियोटाइड लगा हुआ है वो टी है, मे बी यहाँ पे जी लगा हुआ है, और मे बी यहाँ पे सी लगा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पोजीशन पे हमें पॉलीमॉर्फिज्म दिखाई दे रही है एक पर्टिकुलर स्पीशी के अंदर। समझ आई ये बात? मैम एक बार रिपीट करना। लेट्स से, कोई बात नहीं, लेट्स से क्रोमोसोम नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं हम, ठीक है, ये हमारा केस है, और हमारे पास इसको स्टडी करने के लिए कितने इंडिविजुअल है? ये वाला इंडिविजुअल है, ये वाला इंडिविजुअल है, ये, और एक और इंडिविजुअल है। 4 लोग हमने ले लिया, ठीक है, ये है ABCD। इन सबके क्रोमोसोम नंबर 1 हमने निकाल लिए, तो मैं क्रोमोसोम नंबर 1 यहाँ बना रही हूँ सबके, ठीक है। अब इतना तुमको पता होना चाहिए कि अगर मैंने बोला ना मेरा क्रोमोसोम नंबर 1 है और उसकी इस पोजीशन पे ऐसा जीन है जो मेरे हेयर को कलर देता है, तो बेटा तुम्हारे भी क्रोमोसोम नंबर 1 पे ना इसी पोजीशन पे एक जीन होगा जो हेयर को कलर देता होगा, क्योंकि हम सब ह्यूमन है ना, तो जीन्स की पोजीशन सेम रहने वाली है, वो फर्क नहीं होने वाली। इतनी बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, हाँ ठीक है,
गुड। अब देखो इस सारी के सारे क्रोमोसोम बने तो किससे है, न्यूक्लियोटाइड से ना, डीएनए के बीच में। तो लेट्स से इस पोजीशन पे जहाँ पे मैंने ग्रीन डॉट बनाया, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड है ए, एडेनिन। हाँ जी। लेकिन इंडिविजुअल बी के केस में, बेटा माइक बंद कर ले तनीषा, इंडिविजुअल बी के केस में इस पोजीशन पे न्यूक्लियोटाइड टी पड़ा है, और इंडिविजुअल सी के केस में इस पोजीशन पे न्यूक्लियोटाइड जी पड़ा है, और इस पोजीशन पे डी के केस में न्यूक्लियोटाइड लेट्स से सी पड़ा है। तो तुम देख रहे हो कि क्रोमोसोम नंबर 1 सही, सारे जीन सही, लेकिन किसी एक न्यूक्लियोटाइड में मैं देख रही हूँ, अगर मैंने 100 लोगों को ऑब्जर्व किया तो 100 के 100 लोगों को में, या फिर मैं बोलूं 100 में से 70 लोगों में मैंने देखा कि क्रोमोसोम नंबर 1 पे इस पर्टिकुलर लोकस पे, मतलब पोजीशन ऑफ ए जीन, इस पर्टिकुलर लोकस पे जो न्यूक्लियोटाइड है ना वो डिफरेंट है, बाकी सारी सीक्वेंस सेम है। तो ये अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक पर्टिकुलर पोजीशन पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट दिखाई दे तो हम उसको कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड सेम स्पीशीज में एट सेम पोजीशन। ये बात समझ आई? यो मैम। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, ऐसे एक एग्जाम्पल बना लो, उसके बाद वो पॉइंट दिखा देते। थोड़ा सा ट्रिकी था ये, इट्स ओके। आज थोड़े से बच्चे कम है, ऐसा क्यों? देखो या तो चैप्टर स्टार्ट मत किया करो, स्टार्ट कर दिया तो उसको खत्म किया करो, बीच में मत छोड़ा करो। वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स विच अभी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे ना, इसमें करेंगे। गुड इवनिंग प्रिया, बेटा लेट आई हो तुम। सॉरी मैम। ओके लिख लिया सर? ठीक है, अब देखो यहाँ बोल रहे हैं, मैं इसको मिटा दूं, तूफान बता दिया यहाँ पर। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट लगभग 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस अकर इन ह्यूमन। मतलब अगर हम सब इंसान है, राइट, हम सब के सब इंसान है, तो हम सब के अंदर साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि लगभग, मतलब मेरे डीएनए में लगभग 1.4 मिलियन ऐसी लोकेशंस है, ऐसे लोकस है जहां पर मेरी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस से डिफर करती है। ये पॉइंट उन्होंने यहाँ बोला है। This information promises to revolutionize the process of finding chromosomal locations for disease associated sequences and tracing human history. तो evolution के point of view से ये बहुत important information है, disease के point of view से भी बहुत important information है। जो तुम में मेरे सेम है उसमें क्या पता चला मुझे? कुछ भी नहीं, कुछ evolution नहीं पता चल रहा, लेकिन जो तुम में मुझ में difference है वो ये बताएगा कि हम कैसे evolve हो रहे हैं। तो evolution के point of view से ये बहुत important चीज है। बात समझ आई? एक बार इसको रीड करना खुद से, एक बार इसको रीड करना खुद से, हो सकता है तुमको अभी समझ आया हो, लेकिन वो कहते हैं ना, एक होता है अभी सुन के मुझे बात समझ आ गई लेकिन मैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाई। तो इसको एक बार खुद से रीड करना, तुम्हें अंडरस्टैंड होगा, नहीं होगा देन आस्क मी। ओके गॉट इट? तो इसे लिख लो, एसएनपी में पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है डिफरेंसेस। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है व्हेन ओनली वन न्यूक्लियोटाइड इज डिफरेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम एट सेम लोकस इन वन स्पीशीज। सेम लोकस मतलब, लोकस का मतलब होता है पोजीशन ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर जो पोजीशन होती है ना जीन की या न्यूक्लियोटाइड की, उसको लोकस कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिख लो, ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग में काम आ जाएगी। इसी के साथ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट खत्म। तुम्हारा अपकमिंग टेस्ट बायो का नहीं है? किसका है? फिजिक्स। ठीक है बेटा, लेकिन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रिपेयर कर देना क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट आएगा। ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम डिफिकल्ट टेस्ट अब प्रिपेयर कर पाओगे, तो अच्छे से प्रिपेयर करना। और हम कोशिश करेंगे कि अगर हम किसी एक लेक्चर में टेस्ट डिस्कस नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम हर रोज 3-4 क्वेश्चन टेस्ट के डिस्कस कर ले, क्योंकि अगर टेस्ट लिया और उसके बाद डिस्कस ही नहीं हुआ तो फिर क्या लॉजिक है उस टेस्ट का? कोई लॉजिक नहीं, मेरे सब्जेक्ट में तो नहीं है। ठीक है, अच्छा डन हो गया सबका? डन मैम। चलो आज के टॉपिक पे चलते हैं। ओके ये रहा। ओके
तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पहली बात तो ये फिंगरप्रिंटिंग नहीं है, ये डीएनए की मदद से हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा इंडिविजुअल है। मतलब अगर किसी का डीएनए मेरे पास, मैं उसको एनालाइज करके बता सकती हूँ कि ये अनीश है या विजय है। उसको एनालाइज करके बता सकती हूँ कि ये मेरा ब्लड सैंपल है या मेरी मदर का ब्लड सैंपल है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ये मतलब होता है कि अगर मेरे पास डीएनए का सैंपल है तो मैं उसको एनालाइज करके बता सकती हूँ कि ये जिसका सैंपल है, लेट्स से मेरा सैंपल है, तो मेरे फादर कौन है। बस डीएनए एनालिसिस से भी बता सकती हूँ, राइट। तो डीएनए एनालिसिस का काम क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मदद करता है किसी को आइडेंटिफाई करने में। फिंगरप्रिंट यही तो होता है ना, हर इंडिविजुअल के अलग अलग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी मदद करती है हमें कि जो डिफरेंसेस है ना हमारे एक दूसरे के पास, मतलब हमारे डीएनए में जो एक दूसरे के कंपैरिजन में डिफरेंसेस है, उसकी मदद से आइडेंटिफाई करना कि कौन सा इंसान कौन है। तो ये बहुत ही इसेंशियल टेक्निक है, स्पेशली फोरेंसिक में और क्या कहते हैं क्राइम सॉल्व करने में, ठीक है। तो आज हमने ये प्रोसेस करना है। गॉट इट? गॉट इट मैम। ठीक है, तो इससे पहले हम स्टार्ट करें तो मुझे एक बात बताओ, जब हमने क्लास स्टार्ट की थी, अगर तुम में से कुछ बच्चे थे उस क्लास में, तुमको याद होगा मैंने डिस्कस किया होगा व्हाट यू नीड इन अ टीचर। तुमको एक टीचर में क्या चाहिए होता है, राइट। अब हमें काफी टाइम हो गया क्लासेस लेते हुए, एंड इट्स नॉट लाइक कि मतलब किसी से लड़ाई या कुछ है, लेकिन आई जेन्युइनली वांट कि अब काफी टाइम हो गया क्लासेस लेते हुए, और आपने हम सबसे ही पढ़ा है, और भी अपने आसपास भी पढ़ रहे होंगे, स्कूल में या कहीं पे भी तुम पढ़ते हो, यूट्यूब में पढ़ रहे हो, जहाँ भी पढ़ रहे हो यार, तुम्हारे पास ओपन है सब कुछ। तो अब तुम क्या ढूंढ रहे हो स्टिल इन अ टीचर, जो तुम्हें लगता है अभी भी फुलफिल नहीं हुआ, वो चीज एक टीचर में होनी चाहिए। तो बताओ भाई, व्हाट डू यू स्टिल नीड इन ए टीचर। बिकॉज अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम लोग अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करके ऐसे टर्म्स में आ सकते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बढ़े और अच्छा रिजल्ट आए, राइट। तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि अगर मैं अभी आपसे पूछूं व्हाट डू यू नीड इन ए टीचर, सो आप क्या बोलो, व्हाट एग्जैक्टली यू नीड। यार एक तो तुम सारे ये जो मौन व्रत के फैन हो ना, ये अच्छा नहीं है। बोलो व्हाट यू नीड इन ए टीचर, कुछ चीज जो तुम्हें लगता है इंप्रूव होनी चाहिए, कि ऐसे होती तो ज़्यादा बेहतर होता। मे बी स्पीड, मे बी वे ऑफ टीचिंग, या प्रेजेंटेशन नहीं होती तो हम लिखते क्लास में वो ज़्यादा बेहतर होता, या ज़्यादा रिवीजन होनी चाहिए, या और टॉपिक कवर होनी चाहिए, कुछ तो होगा दिमाग में। नाम लेके पूछो, अच्छा लगेगा तुम्हें, बोलो। अरे क्या हो गया, अनीश, अंजलि। मैम मेरे हिसाब से सब ठीक ही है मैम, अच्छा पढ़ा रहे हो आप, मतलब अरे मैं सिर्फ समझ अपने में आ रहा रिस्पेक्ट है। नहीं पूछ रही, और भी अगर हो, फिजिक्स भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, जनरली अपने घर पे भी पढ़ते हो, कुछ चीज़ जो तुमको लगता है इम्प्रूव होनी चाहिए, तो उससे तुम्हें मदद हो जाएगी। अगर अगर मैं ऐसा कर देती तो शायद तुम्हारे लिए और आसान होता। कुछ तो होगा दिमाग में बेटा, कुछ तो आता होगा, पढ़ता होगा, कोई तो दिक्कत होगी, सब परफेक्ट तो नहीं हो सकता। Teachers should be friendly हम्म, with students. फ्रेंडली विद स्टूडेंट कैसे, फॉर एग्जाम्पल दे दो तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए भी समझना ना। लाइक अरे बोल ले भाई, मैं तो देखा भी नहीं कौन बोल रहा है, कसम से देख भी नहीं रही। लाइक व्हाट मैम, नो फ्रेंडली ना होनी चाहिए, बनना चाहिए। विजय कह रहा है। चलो छोड़ो, ठीक है विजय, गॉट इट। फ्रेंडली विद द स्टूडेंट, लाइक व्हाट, कैसे कहना चाहते हो बेटा, बता तो सही, फ्रेंडली का क्या मतलब है। अरे बता दो, तुम्हारे लेक्चर के बीच में पूछ रही हूँ कुछ। मैम लाइक क्लास में जैसे पढ़ाई हो रही है तो उसके बीच में थोड़ा मजाक वगैरह भी चलना चाहिए। ओके, लाइक सम फन पार्ट इन क्लास। ओके, गॉट इट। एनी अदर सजेशन, और कुछ जो तुम देख रहे हो टीचर में, तुमको लगता है अभी भी जरूरत है उस चीज की। मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ कि तुम मेरे खिलाफ बोल रहे हो या मेरे फेवर में बोल रहे हो, जनरल साइंस में लो ना, हम सब इतने मेच्योर तो है, तुम्हारी मैडम इतनी मेच्योर है कि ले सकती है, हम इतने मेच्योर है, तो जनरल साइंस में बताओ और क्या हो सकता है।
तो तुमको लगा ज्यादा बेहतर होगा अगर ऐसा होता क्लास में? कुछ भी सजेशन हो सकता है यार, प्रेजेंटेशन का तरीका हो सकता है वो। नहीं नहीं बताओगे? आंचल, लास्ट टाइम पूछ रही हूँ। अनामिका, आंचल, अनीश, अंजलि, दिव्या, गौरव, गुरप्रीत, हेमराज, कामना, किरणा, कृतिका, मीनाक्षी, मितू, मुस्कान, नंदिनी, नेहा, निशांत, पल्लवी, पायल, प्रीति, प्रिया, राब्या, रेणुका, रिया, सान्या, संजीव, सायना, शालिनी, शारुति, शिवानी, सृष्टि, सिमरन, सिमरन टंडन, सोनाक्षी, तनीषा, विजय। मैं थक गई। ओके ओके, एक सजेशन आया, नहीं मैम मगर मजाक। अच्छा ठीक है विजय, गॉट योर पॉइंट। मजाक होना चाहिए बीच बीच में, वो बहुत ज्यादा मजाक नहीं होना चाहिए कि ऑफ टॉपिक ना हो। राइट, ये कहना चाहते हो ना, ऑफ टॉपिक ना जाए हम लोग ज्यादा। ओके, गॉट योर पॉइंट, बी ऑन द टॉपिक। ओके, व्हाट एल्स, एनी अदर वन? मैम जैसे कि एक प्रॉपर स्पीड होनी चाहिए पढ़ाने की, कि बच्चों को कितने टाइम में समझ आ रहा है कुछ टॉपिक। ओके, देयर शुड बी अ स्पीड। टू कंप्लीट टॉपिक, हाँ मैम मतलब देखना ये चाहिए कह कि रही हूँ। बच्चों को टाइम में समझ आ रहा है। अच्छा, अगर बच्चों को समझ नहीं आ रहा तो ज्यादा टाइम देना चाहिए उस टॉपिक पे। मतलब कुछ ओके टीचर मेक, फास्ट फास्ट करा देते हैं और बच्चों को कुछ समझ आता नहीं है। ओ ओके, इफ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ओके स्लो डाउन एंड टीच अगेन। फेयर इनफ, सही बात है। आगे बढ़ के क्या करना है जब समझ ही नहीं आया पीछे का टॉपिक, तो क्वेश्चन पीछे से ही आ गया तो फायदा क्या हुआ? बात तो सही है तुम्हारी। ठीक है, ये दिस इज अ नाइस सजेशन, बट एल्स, और बताओ। और मैम टाइम टाइम पे रिवाइज भी कराते रहना चाहिए, मतलब बच्चों से पिछले वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछने चाहिए। ओके, रिवाइज प्रीवियस क्लास, ओके प्रीवियस क्लास टॉपिक्स, सही बात है। निमोनिक्स लाइक कुछ हो so that difficult topic easy understandable. Okay, okay. You need tricks, right? यस मैम। Tell tricks ट्रिक्स like एंड सम शॉर्ट नोट्स अगर वो हो तो मैम उसके साथ में मीम समझ ज्यादा इजी हो जाता है। short notes and mnemonics. ये that is right. ये निमोनिक्स से स्पेलिंग भूल गई मैं। ओके मैम, फिर इतनी भी नहीं जैसे हमारी स्कूल में मैडम। अच्छा, रिवीजन भी हो जाए तो बेटर हो मैम, एक बार पूरा टॉपिक करके रिवीजन भी हो जाए तो बेटर है। ओके ऑलराइट मैम, क्लास की 15 मिनट तक कुछ नीट के क्वेश्चन हो तो अच्छा हो। ओके ऑलराइट, सो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है दैट चैप्टर एंड entire chapter should be revised. Makes sense. All right. ओके मैम, टीचर को स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए नीट के लिए। ओके, मोटिवेशन, यस मोटिवेशन हम भूल जाते हैं कभी कभार, बात तो सही है। हम नहीं मोटिवेट करेंगे तो कौन मोटिवेट करेगा, अपना तो काम है। और क्या है मैम, एक बार पूरे टॉपिक का रिवाइज हो जाओ तो बेटर है, ये भी ठीक है। ओके 15 मिनट्स नीट क्वेश्चंस, ठीक है। नीट के क्वेश्चंस चाहते हो तुम, हर रोज हो मैम। सम एक्स्ट्रा नॉलेज एज इन सब्जेक्ट से रिलेटेड या ऐसी लाइफ से रिलेटेड बोल रहे हो रितिका? मैम कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा तो आइडिया दे। मैम जैसे कैरियर रिलेटेड कुछ हो जाए। ओके, कैरियर ऑप्शंस, ऑलराइट, ओके कूल। एनी अदर सजेशन, एनीवन? ओके एक और है मैम, एक तरह से डेली टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डेली का टारगेट लाइक
हम मतलब एज ए टीचर मैं तुम्हें कराऊं डेली के क्वेश्चंस, या तुम मतलब खुद से करके आओगे? मैं ये समझी नहीं अनीश। हम मतलब क्वेश्चन दे दिए हमें, मतलब कहीं से तो वही क्वेश्चन मतलब सॉल्व करके फिर वैसे। अच्छा, जैसे मैं प्रेजेंटेशन देखो अपलोड कर दूँ तो नोट्स के फॉर्म में वो कर ली, राइट? यस मैम वैसे। अच्छा, क्वेश्चन बैंक शुड बी प्रोवाइडेड। चलो ये वाली तो डिमांड तेरी पूरी हो जाएगी, क्योंकि मैंने बना लिया प्रेजेंटेशन और मैं अपलोड भी कर दिया। तो मतलब इसके बाद तुम ले लेना वो नीट के क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्सपेक्टेड से हैं दूसरे एग्जामिनेशंस के, पर स्टार्टिंग में 30 क्वेश्चन लगभग नीट के हैं प्रीवियस ईयर, तो तुम वो इस चैप्टर से कर सकते हो आराम से। वो तुम्हारा ओके। सो आई टेल माय अदर टीचर्स आल्सो कि हम लोग इस पे ध्यान दें। ओके, और कोई सजेशन? मैम कुछ मोटिवेशन हो जाए साइंटिस्ट से रिलेटेड। अच्छा ठीक है, गॉट इट। ओके, थैंक यू। मैम टीचर्स को बताना चाहिए कि आगे कौन कौन सी फील्ड होती है नीट में, बिकॉज स्टूडेंट को कुछ ज़्यादा पता नहीं होता। हाँ, दैट करियर काउंसलिंग, आई कैन ऐड दिस ना, करियर काउंसलिंग जिसने बोला कि एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए एवरी डे, लाइक करियर ऑप्शंस क्या है हमारे पास। हाँ नहीं, सही बात है, पता ही नहीं होता। मेडिकल में सबको पता है एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, आयुर्वेदिक कर सकते हैं, इससे अलावा किसी को कुछ नहीं पता। ये तो पॉइंट है। ये तो हमें आलम सर भी बोलते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज और गाइडेंस ने बहुत जिंदगियां बर्बाद करी है। तो ठीक है, विल कीप इन माइंड। ओके, चलो ये आगे स्टार्ट करें फिंगर पेंटिंग। यो मैम। ओके ग्रेट, चलो आई कीप दिस इन माय माइंड। क्वेश्चंस का तो मैं भी सोच रही थी कि मैं कुछ क्वेश्चंस तुमको दूं, और ज़्यादा मैं कुछ तो सॉल्व करा देती हूँ, पर कुछ और भी होने चाहिए, तो वो तुमको मिल जाएंगे। इस चैप्टर के मैंने बना दिया, आगे के चलो हमें करना है डीएनए फिंगरप्रिंट। तुमको पहले पता होना चाहिए, तब हम प्रोसेस पे जाएंगे। प्रोसेस बहुत इजी और बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है? तो पॉइंट मैम सुनो। 99% ऑफ डीएनए। मैम एक क्वेश्चन था हाँ, कि मैं अभी नई स्टूडेंट आई हूँ, तो फिर आप जैसे बोल रहे थे कि बायोमोलिक्यूल्स के लास्ट लेक्चर बचे हैं, तो फिर मैं उनको कहाँ पे देखूँ? बायोमॉलिक्यूल के लास्ट लेक्चर बचे हैं मतलब? नहीं मैम, मतलब बायोमोलिक्यूल्स आपने पढ़ा दिया है ना, तो फिर मैं उन्हीं की उस टाइम मैं अभी नहीं, नई हूँ, तो फिर अच्छा नहीं, बायोमॉलिक्यूल्स में ना मैंने एंजाइम पढ़ा है, ओके, ये और मैंने सिर्फ वो पढ़ा है, क्या कहते हैं क्या पढ़ा है मैंने? न्यूक्लिक एसिड। इतना ही पढ़ाया था हमने। फिर 12th का बैच स्टार्ट हो गया, तो हमने कहा कभी टाइम मिलेगा तो करेंगे। तो बस ये 2 टॉपिक पढ़ाया, तो इसके लेक्चर्स हैं क्लास के बाद ना। आलम सर का नंबर है आपके पास? यस मैम। आलम सर को बोल देना आपको ये प्रेजेंटेशन फॉरवर्ड कर दे, ठीक है? वो फॉरवर्ड कर देंगे आपको। इन केस वो भूल जाए तो मेरा नंबर है, ये रहा, चैट में डाला है, मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? ओके मैम। ओके बेटा, रिकॉर्डिंग सेशन यूट्यूब पे सारे के सारे पड़े हैं यार। तुम लोग पहले तो चैनल को लाइक करो ताकि तुमको सेशन पता चले। वहां पे सारे लेक्चर्स अपलोड होते हैं, ठीक है? मैम कौन सा एलन सर को चैनल है? बोले। मैम कौन सा चैनल है यूट्यूब पे? अवंतिका चैनल, अरे तुम्हें नहीं पता, ठीक है? तो मैं एक काम करूंगी, आलम सर को बोलती हूँ वो डालेंगे, उस पर क्लिक करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना। हर लेक्चर अपलोड होता है, अब जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, कल तक अपलोड हो जाएगा। हर ओके चीज मैम। अपलोड होती है, ओके? वहां पे तुमको सब मिल जाएगा, जो भी मिस हुआ है उसको कवर कर लेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके, बाई चांस मैं भूल गई तो चैट में मेरा नंबर है, मुझे प्लीज याद दिला देना अगर मैं इन केस भूल गई, नहीं तो मैं आलम सर को याद से बोल दूंगी। चलो अब ओके सुनो। मैम। 99.9% ऑफ डीएनए इज सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग। तुम्हारा मेरा डीएनए 99.9% सेम है, हम इतने सिमिलर है। सिर्फ 0.1% डीएनए इज डिफरेंट इन ईच वन ऑफ अस। हम सिर्फ अभी ह्यूमन की बात कर रहे हैं, सब ना ह्यूमन पे ध्यान देंगे, कोई कॉकरोच और कुत्ते के बारे में नहीं सोचेगा, हम सब ह्यूमन पे फोकस करेंगे। तो हम सब एक दूसरे से 99.9% मिलते हैं, सिर्फ 0.1% डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है? इसीलिए हम एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई देते हैं, किसके बेसिस पे? सिर्फ 0.1% डीएनए के डिफरेंस के बेसिस पे। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। डीएनए कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर साइट्स। अगर मैं इस टर्म में बात करूं तो मैं डीएनए को 2 तरीके से देख सकती हूँ, मतलब एक पूरे डीएनए में मैं 2 रीजन देख सकती हूँ। उसकी बात करते हैं, देखो कैसे। ये जो डीएनए है, अभी मैंने पीछे भी बताया था, दोबारा बता देती हूँ। अगर मैंने ये डीएनए बना दिया, ये रहा मेरा डीएनए, हेलिकल सा स्ट्रक्चर है। डीएनए का स्ट्रक्चर इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, वो बेटा तुम्हें खुद करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, हम लोग क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारे टॉपिक बिल्कुल थॉरली करें, उसके लिए हमारे पास एक पूरा साल होना चाहिए, राइट? उतना तो नहीं है।
तो इसलिए कुछ पार्ट तुम्हें खुद करना पड़ेगा, कुछ मैं तुम्हें कराऊंगी, तो मिल बांट के ही होगा, राइट। तो डीएनए का स्ट्रक्चर, हिस्टोन का स्ट्रक्चर, डीएनए की फोल्डिंग, ये सब तुम्हें खुद करना पड़ेगा। पढ़ो, नहीं समझ आता तो पूछो, पूछने में कोई मनाही नहीं होगी, लेकिन पार्टिसिपेट तुम्हें खुद करना पड़ेगा, राइट। तो एक पार्ट है डीएनए का जिसको हम बोलते हैं जंक डीएनए। जंक डीएनए क्या है? ये वो पार्ट है डीएनए का, पार्ट ऑफ डीएनए जहां पर जो भी सीक्वेंसेस है ना वो डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन, डू नॉट ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट। ओके, ट्रांसक्राइब भी नहीं होती है ये, नॉट ट्रांसलेट, ट्रांसलेट भी नहीं होती है, ठीक है। ना तो ये एमआरएनए बनाएगी, कोई आरएनए भी नहीं बनाएगी, और ना कोई प्रोटीन बनाएगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं जंक डीएनए। और जो बचा हुआ पार्ट है ना, ये ब्लू वाला जो दिख रहा है, इसको हम कहते हैं बल्क डीएनए। बल्क डीएनए वो होता है विच हैव जीन्स, जिसके पास जीन्स है टू फॉर्म प्रोटीन, ठीक है। तो डीएनए में दो पार्ट होते हैं, क्लियर। अब जो बल्क डीएनए है ना, हम सब में लगभग सेम है। मतलब अगर इस पोजीशन पे एक जीन है जो हेयर का कलर कोड कर रहा है, ठीक है, तो यही जीन तुम्हारे सेम क्रोमोसोम पे भी ऐसी जगह पे लोकेटेड होगा। लोकस सेम होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी सेम होता है। मतलब अगर सेकंड वाला क्रोमोसोम आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो तुम्हारी बॉडी में भी वो क्रोमोसोम आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसी लोकेशन पे, ठीक है। तो ये तो हमारे में सेम ही होता है। डिफरेंट क्या होता है? जंक डीएनए। तो जो जंक डीएनए की सीक्वेंसेस है ना, वो हम लोगों में डिफरेंस होती है, जो हमें एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट कर देती है, ठीक है। नहीं समझ आया? रिपीट कर दो मैम। ओके यार देखो, ये डीएनए है ना, ये ऐसा डीएनए, एक स्ट्रैंड देख लेते हैं हम, ठीक है। ये पूरा डीएनए है ना, एक स्ट्रैंड, ये ना सारा का सारा कोड नहीं करता प्रोटीन के लिए, ठीक है। ये सारा का सारा प्रोटीन नहीं बनाने वाला। इसका कुछ हिस्सा है बीच बीच में जो एमआरएनए बनाएगा और उससे प्रोटीन बनेगा। बाकी का जो बाकी का हिस्सा है ना, वो कुछ नहीं करेगा, वो बस पड़ा रहेगा। वो जो पड़ा हुआ रीजन है ना, जो कुछ नहीं करता, उसको हम कहते हैं जंक। जंक मतलब कूड़ा। और वो वाला रीजन डीएनए का जो प्रोटीन बना रहा है, उसको हम कहते हैं बल्क डीएनए। दैट्स इट, इतना सा गायब है। समझ आई? यो मैम। मैंने कुछ ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में कह दिया था पहले। आगे चलो। तो बल्क और जंक में हमें फर्क पता होना चाहिए था, ठीक है। अब देखो, ये सैटेलाइट डीएनए क्या है, क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये नीट का पॉइंट, यहाँ पे ध्यान देंगे सब। अब सब इधर आ जाओ जो भूल गए हैं। सैटेलाइट डीएनए, इट इज द रीजन ऑफ डीएनए दैट डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। ये वो रीजन है डीएनए का जो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता। तो अगर मैं दोबारा से ये पिक्चर बना दूं और मैं कहूं कि ये जो साइट है ना, मैं डार्क रेड कलर से कर रही हूँ, ये सारी के सारी जंक डीएनए है। तो ये सैटेलाइट डीएनए कहाँ पर होगा? जंक डीएनए में तुमको मिलेगा या फिर बल्क डीएनए में? जंक डीएनए। हाँ बेटा, तो जंक डीएनए है, उसके अंदर ऐसे साइट्स है ये सारी की सारी जो किसी भी प्रोटीन को नहीं बनाते, उसी को हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। तो सैटेलाइट डीएनए अलग से डीएनए नहीं है तुम्हारे सेल में। तुम्हारा सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है और उसके अंदर ये डीएनए प्रेजेंट है। उसी डीएनए में एक जगहें हैं बीच बीच में जो किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रही, उसे सैटेलाइट डीएनए कहते हैं हमने, ठीक है। अब ये जो होती है वो दो टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है मिनी सैटेलाइट, सैटेलाइट डीएनए, और एक होती है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, तो ये नीट का क्वेश्चन बनता है कि जो सैटेलाइट डीएनए दो टाइप के है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। मिनी सैटेलाइट डीएनए और एक माइक्रो सैटेलाइट डीएनए है। मिनी और माइक्रो में ये फर्क है कि मिनी ज्यादा छोटी है या माइक्रो ज्यादा छोटी है, मतलब लेंथ के बेसिस पे। अगर मैंने बोल दिया, ध्यान से देखने से, बड़ा सिंपल सी बात है, कंफ्यूज मत होना। ये मेरा डीएनए है, मैं इसका एक स्ट्रैंड खोल देती हूँ यहाँ पर, ये मैंने खोल दिया, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि जो जंक डीएनए सैटेलाइट डीएनए ना, एक है जिसका सेगमेंट इतना बड़ा है, एक है जो सेगमेंट में छोटा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कितने न्यूक्लियोटाइड का ये बना है या कितना लंबा है, उसके बेसिस पे मैंने सैटेलाइट डीएनए को दो नाम दे दिए, ठीक है। ये दोनों के दोनों है तो सैटेलाइट डीएनए, लेकिन ये इसमें से कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, उसके बेसिस पे मैंने इसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट की बात हो रही है, राइट। तो देखो, माइक्रो सैटेलाइट वो वाला रीजन होता है जहाँ पे एडेनिन और थाइमिन ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर ये डीएनए है और मैं इसमें बोल रही हूँ ये कैसा डीएनए है, लगता है इससे कोई डिजीज हो गई। अगर ये डीएनए है
एंड आई से कि इसमें ये सैटेलाइट रीजन है, लेट्स से ये सैटेलाइट रीजन है, ये सैटेलाइट रीजन है, ठीक है, ये सारे सैटेलाइट रेड वाले सैटेलाइट रीजन है। तो मैं इसको माइक्रो सैटेलाइट बोलूंगी या मैक्रो? ठीक है, तो माइक्रो सैटेलाइट बोलूं या मैक्रो? अगर मैं इस रीजन को ऑब्जर्व करूं बाहर जाके और मैं देखूं, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, देखना सीक्वेंस ऐसे रेड कलर की, ठीक है, और मैं देख रही हूँ कि यार इसमें ना मुझे बहुत ज्यादा ए टी मिल रहे हैं, राइट? तो ऐसे हैं, तो ऑपोजिट साइड में भी इन्होंने ए टी से बॉन्ड करा होगा ना। अगर मुझे बार बार ए और टी मिल रहे हैं तो मैं इस वाले को बोलूंगी यार ये माइक्रो सैटेलाइट है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नीट का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा, मिनी सैटेलाइट क्या है? जहाँ पर तुम्हें जी और सी ज्यादा मिलेंगे। लेट से मैंने इस वाले रीजन को बाहर निकाल के देखा, मैंने कहा यार इसको देखती हूँ ये माइक्रो सैटेलाइट है या नहीं। फिर जब मैंने इसको निकाल के देखा ना तो मेरे साथ तो धोखा हो गया। मुझको यहाँ पे ज्यादा देखने के लिए क्या मिला? मुझे यहाँ पे मिला जी जी सी 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 जी। तो मैं कहा यार ये माइक्रो सैटेलाइट नहीं है, तो कुछ और है, इसको मैं कहूँगी मिनी सैटेलाइट। ठीक है, अच्छा, तो एक तो मैंने कहा ये जो सैटेलाइट है ये वो रीजन है डीएनए का जो किसी चीज के लिए कोड नहीं करता। फिर मैं कह रही हूँ इस रीजन के भी दो अलग नाम है। अगर यहाँ पे ए और टी ज्यादा है तो मैं इसको माइक्रो सैटेलाइट बोलूंगी, और मैं इसको मिनी सैटेलाइट बोलूंगी अगर इसमें जी और सी ज्यादा है। ठीक है, पर इसको मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ना, अगर मैं बता सकती हूँ ब्लड के सैंपल को देख के, इसके अंदर डीएनए को देख के कि ये डीएनए अनीश का है या विजय का है, अगर मैं ये बता सकती हूँ, इस बेसिस किसके बेसिस पे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेसिस पे। मुझे कैसे पता चलेगा फर्क? इन दोनों के डीएनए में जो जीन्स है वो तो ऑलमोस्ट सेम है। मुझे फर्क कैसे पता चला? जब मैंने जंक डीएनए को स्टडी किया, और जंक डीएनए में भी जब मैंने मिनी सैटेलाइट रीजन को पढ़ा, जी और सी वाले, जब मैंने मिनी सैटेलाइट रीजन को पढ़ा तब मुझे पता चला कि यार जो अनीश का मिनी सैटेलाइट रीजन है ना वो अलग है विजय के मिनी सैटेलाइट रीजन से, हमेशा अलग होता है। तुम्हारा मेरा भी अलग है, तो मैं उसके बेसिस पे स्टडी कर सकती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए क्या यूज होता है? मिनी सैटेलाइट की सीक्वेंस यूज होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। तो ये रहा नीट का क्वेश्चन। ठीक है, तो जो मिनी सैटेलाइट रीजन होता है उसके पास एक साइट होती है जिसे हम ऐसे कहते हैं, देखो ये रही मिनी सेट, ये बनाती हूँ मैं मिनी सैटेलाइट, लेट्स से जी जी सी, ये रैंडम बना रही हूँ मैं, कुछ भी सीक्वेंस हो सकती है। ठीक है, बीच में ए और टी भी आएगा, ऐसी बात नहीं आएगा, पर जी और सी ज्यादा होंगी। तो ये मिनी सैटेलाइट रीजन है, और इसके अंदर ना मुझे मिलेंगे वी एन टी आर। वी एन टी आर स्टैंड फॉर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिटीव। ये है 4 मार्क का क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म वी एन टी आर किसके लिए स्टैंड होता है, तो उसकी फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आ रखा है 4 मार्क का। तो पहले तो ये लिख लो, लिख लिया? डन मैम। अब देखो, बड़े आराम से, बड़ी सिंपल सी बात समझनी है हमें वी एन टी आर के लिए। देखो, अगर ये स्टैंड है, बहुत बहुत सिंपल तरीके से समझना, कॉम्प्लिकेट करोगे तो कभी समझ नहीं आएगा। इस टॉपिक की ये प्रॉब्लम है, मतलब जितना मैंने आज तक ऑब्जर्व किया है, एक बार कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो समझ नहीं आता किसी को। लेट्स से दिस इज अ सीक्वेंस, ठीक है, और ये हमारी कौन सी सैटेलाइट है? मिनी या माइक्रो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए? मिनी। मिनी। ठीक है, 4 मार्क तो तुम्हारे यही मिल गए। ठीक है, मिनी सैटेलाइट, और इसके अंदर जीएनसी ज्यादा मिलेंगे, तो मुझे ना रिपीटिशन मिलेगी, जी जी सी जी। लेट से ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है, ठीक है, जी जी सी जी, उसके बाद ए मिल रहा है, टी मिल रहा है, सी मिल रहा है, फिर मुझे दोबारा मिल रही है जी जी सी जी, फिर मुझे टी मिल रहा है, टी मिल रहा है। तो देखो, बार बार मुझे ये 4 सीक्वेंसेस रिपीट होती दिखाई दे रही है न्यूक्लियोटाइड की। तो जब बार बार कोई सीक्वेंस रिपीट होती जाती है लगातार एक डीएनए में, हम उसको कहते हैं वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर बहुत सारी बार रिपीट हो रहे हैं टेंडमली कोई सीक्वेंस, तो उसको हम कहते हैं वीएनटीआर। तो ये है मेरे वीएनटीआर, और हर किसी में डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ अनीश है, और अनीश का है क्रोमोसोम नंबर 1 में स्टडी कर रही हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर मुझे ये जी जी सी जी की जो सीक्वेंस है वो मुझे मिल गई 10 बार उसके क्रोमोसोम पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार मिल गई। और दूसरी तरफ मैं स्टडी कर रही हूँ मीनाक्षी, तो मीनाक्षी का भी सेम डीएनए, मुझे क्रोमोसोम निकालना है, इसका भी क्रोमोसोम नंबर 1 स्टडी कर रही हूँ, दोनों ह्यूमन है ना, तो दोनों के पास क्रोमोसोम नंबर पे ये सीक्वेंस हो सकती है। तो इसके पास भी जी जी सी जी की सीक्वेंस है, लेकिन इसके पास वो कितनी है? सिर्फ 3 बार रिपीट हो रही है, 1 2 3। तो ये जो सीक्वेंस होती है जो बार बार एक क्रोमोसोम में अपने आप को रिपीट करती रहती है, इनको हम कहते हैं VNTRs। गॉट इट? मैम। तो इसको लिख लो एग्जाम्पल के तौर पे, और मैं तुमको कुछ लर्निंग पॉइंट्स बताती हूँ।
हम सबके पास VNTRs है, बहुत सारे, बहुत ही ज्यादा। और इनका हमें कोई फंक्शन नहीं पता है सच। अभी हम रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। चलो ओके, अब आओ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने डिस्कवर किया था? सर एलिक जेफरी ने 1984 में। ये बनता है नीट का क्वेश्चन। वो तुम्हें ना ऐसे लिख देंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आगे लिख देंगे मेंडल। तो तुमको बताना है कौन सा करेक्ट पेयर है और कौन सा इनकरेक्ट। तो तुमको पता होना चाहिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सर एलिक जेफरी ने डिस्कवर किया था 1984 में। ठीक है, होती क्या है ये? इट इज ए लेबोरेटरी टेक्निक यूज टू स्टडी जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल के जेनेटिक मेकअप को स्टडी करने के लिए ये टेक्निक यूज होती है। ओके स्पेलिंग चेक कर लेना। मैम एक्स होगा एलेक्स। एलेक्स एक्स है, ओके लिख लिया। ये नीट का क्वेश्चन है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और बहुत सारी टेक्निक के साथ साइंटिस्ट के नाम थे। चलो आगे। मैम डॉक्टर पीटर गिल और डॉक्टर डेव वेरेट कौन थे? डॉक्टर पीटर गिल और डॉक्टर डेव WERRET। डॉक्टर डेरिट। आई डोंट रिमेम्बर ऐसे कौन सा इसमें साइंटिस्ट है। डॉक्टर DAVE और वेरेट है शायद से। शायद। ऐसा कोई मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा कुछ पढ़ा हो। ओके सॉरी यार, आई डोंट रिमेम्बर। तुम्हें पता चले तो तुम मुझे बताना, ठीक है? मैम बोलते हैं कि इन्होंने DNA की एक्सट्रैक्टिंग टेक्निक्स की थी शायद से, प्रिपेयरिंग ओल्ड टाइम में ह्यूमन टिश्यूज के से। पढ़ के बता सकती हूँ, ऐसे नहीं बता सकती, मुझे याद नहीं है ना डेरिट, तो Yes, कह ma'am. नहीं सकती मैं। पढ़ के बता दूंगी डेरिट। चलो आगे चलूं। मैम 1 सेकेंड। अच्छा देख लिख ले। अरे हमें क्राइम सॉल्व करना है, मर्डर हुआ है एक। नरूटो पता है किसी को? नरूटो कौन है? तो मैंने में नहीं देखते। कौन है? नो मैम। डन नो मैम। बेटा, नरूटो का मर्डर हुआ है, हमें वो केस सॉल्व करना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से। अब तुम जल्दी जल्दी आ जाओ इधर, प्रिंसिपल समझो, तभी अब तुम तैयार होंगे तभी तो हम केस सॉल्व करने जाएंगे। जल्दी सुनो। प्रिंसिपल क्या है? इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंसेस कॉल्ड रेपिटेटिव डीएनए। रेपिटेटिव डीएनए क्या होता है? कुछ नहीं, डीएनए है। अरे 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 ये कौन सा डीएनए आ गया? डीएनए है अगर, तो डीएनए के अंदर बार बार रिपीटेशन आती है ना, वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। तो इस रेपिटेटिव सीक्वेंसेस को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल में ये डिफरेंट है। मेरे में 10 बार रिपीट हो रही है, तुम में 100 बार रिपीट हो रही है। ठीक है, हमें कभी मैच नहीं होगा, हमें हमेशा डिफरेंट होगा। तो अगर एक ब्लड सैंपल है ना, मैं उस ब्लड सैंपल का डीएनए निकालूं और उसका वीएनटीआर स्टडी कर लूं, मेरे को पता चल गया यार क्रोमोसोम नंबर 1 पे ना जो इसका वीएनटीआर है ना, जो भी सीक्वेंस है, लेट्स से AAT ये सीक्वेंस है, ये ना 10 बार रिपीट हो रही है इस ब्लड सैंपल में। अब पता चलना है कि ये खून किसका है, मेरा है ये ब्लड या फिर ये साहिल का है। तो कैसे पता चलेगा? मेरे डीएनए को निकाल के क्रोमोसोम नंबर 1 पढ़ेंगे, साहिल के डीएनए को निकाल के क्रोमोसोम नंबर 1 पढ़ेंगे। जिसका मैच कर गया ना उसके साथ, उसका ये ब्लड था। अगर मेरे में 10 VNTRs निकल के क्रोमोसोम नंबर 1 पे, मतलब ये खून मेरे से मिलता है, डेफिनेटली ये मेरा ही ब्लड है, तो यहाँ पर मैंने कोई क्राइम किया था। तो VNTRs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गॉट इट? यो है मैम। हाँ नहीं इसका फिंगरप्रिंटिंग का मेन टेस्ट PCA है, टू डिफरेंट टेस्ट। सेफ्री यूज सैटेलाइट डीएनए एज प्रोब, ये है नीट का क्वेश्चन कि एलेक जेफरी ने किसको एज अ डीएनए प्रोब यूज किया था। प्रोब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाना। देखो अगर मैंने तुमको एक सीक्वेंस दी है डीएनए की, लेट्स से ये है डीएनए की सीक्वेंस, और मैंने इसको बोला AATC, ठीक है, तो इसका प्रोब बनाना है मुझे प्रोब बनाने का मतलब है मुझे इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनानी है। तो कैसे बनेगी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस? क्या लिखो नीचे? ए के पैरेलल TT, हाँ ये है प्रोब, ये है प्रोब।
तो जेफरी ने क्या किया, सैटेलाइट डीएनए को प्रॉप की तरह यूज किया था। उसने क्या किया, ये सैटेलाइट डीएनए जैसे होता है ना किसी के भी डीएनए के अंदर, उसके प्रॉप बना लेता था वो। इसको आगे धीरे धीरे समझेंगे, ये लाइन को ऐसे याद रख लेना, ठीक है, धीरे धीरे समझ आएगा आगे। प्रॉप क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ एन नॉन सीक्वेंस। कोई भी नॉन सीक्वेंस है, ये मेरी नॉन सीक्वेंस थी, उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो मैंने सीक्वेंस बनाई है उसको मैं प्रॉप बोलूँ, ठीक है। ये लिख लो एग्जाम्पल के साथ। तो एक बार चेक कर लेना, एलेक्स है एलेक है, मुझे एलेक ही याद है इसलिए मैंने ALEC लिखा है। तो मैं चेक करना यार, स्पेलिंग मैं चेक कर लूंगी, कोई ना। लिख लिया सबने? यो मैम। ओके, लेट्स इन्वेस्टिगेट अ क्राइम। कब से इंतजार था मुझे इसका। सो देखो सीन क्या है, वी फाउंड, ले देख मर, बताओ। चलो ओके, अब लेट्स इन्वेस्टिगेट अ क्राइम। अब मेरे को किसी ने प्रीवियस स्लाइड बोला, मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। तो हमें एक बॉडी मिली है, ठीक है। वी फाउंड द बॉडी ऑफ नोरोटो इन अ हाउस। जिसको नोरोटो नहीं पसंद मतलब पता, उनके लिए मुझे अफसोस है। इट्स एन एनिमे कैरेक्टर, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत अच्छी सीरीज है। पता नहीं कैसे बच्चे हो तुम, तो गई, चलो कोई बात नहीं। तो हम एक क्राइम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिसमें नोरोटो जो है वो, उसकी डेड बॉडी मिली है उसके घर के अंदर। अब इस घर में 4 और लोग थे, टॉम, मिकी एंड, ओके। टॉम एंड जेरी, मिनी और मिकी तो पता है ना। यो मैम। 90, ओह शुक्र है, ये 2000 वाले बच्चे थोड़े अलग है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, ओके। तो ये रहा, तो नहीं है, नो मैम, विजय चुप करो। तो ये रहा हमारा नोरोटो, अरे यार व्हाइट कलर से कहाँ दिखेगा। तो ये रहा हमारा नोरोटो, और नोरोटो की हमें डेड बॉडी मिली है बीच में पड़ी हुई, ठीक है। और 4 लोग थे इस रूम के अंदर। ये रहा हमारा जेरी, ये रहा हमारा मिकी, ये रही हमारी प्यारी सी मिनी जो भी क्यूट लग रही है, और ये है हमारा टॉम। अब ये 4 लोग इस रूम के अंदर है, और हमने इसके पास से नोरोटो के पास क्या दिख रहा है, कुछ चीज जो तुम ऑब्जर्व कर सकते हो क्राइम सीन को देख के, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? ब्लड। यो, ब्लड स्टेन्स, राइट। हमको बहुत सारे ब्लड स्टेन बने, राइट। और हमें बहुत सारे बाल भी मिल सकते हैं इसके रूट के, यहाँ पर हमें यहाँ पर गिरे हुए भी कुछ बाल वाल भी मिले होंगे, ठीक है। तो हमें ब्लड स्टेन्स मिले हैं। तो हमें क्या करना है, अब मुझे ये पता करना है कि ये ब्लड नोरोटो का है या नहीं, क्योंकि हमें देखो यहाँ दूर भी ब्लड स्टेन मिले हैं। एंड वी फील लाइक कि मे बी ये किलर का हो, क्योंकि हमें ये नहीं पता किलर कौन है। तो हमारे सस्पेक्ट कौन है इस क्राइम के? टॉम, जेरी, मिकी, मिनी। मिनी नहीं है? लड़की खून नहीं कर सकती, अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। टॉम, जेरी, मिकी एंड मिनी हमारे सस्पेक्ट है, और मर्डर किसका हुआ है? नारुतो का। और हमारे पास प्रूफ क्या है कि शायद हमें क्रिमिनल का ब्लड हमें मिल जाए, राइट। तो हमारे पास ब्लड सैंपल का एक प्रूफ है, मतलब हमारे पास एक थोड़ा सा सैंपल है, करेक्ट। तो नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन टीम आई है, CID। तो तुम इन्हें जानते हो? यो मैम। यो मैम। हमेशा की तरह वो कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है दया, और दया इज लाइक दरवाजा तोड़ दूं मैं, लेकिन हमें यहाँ दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं, दरवाजा ऑलरेडी खुला है। तो अब इसको कौन आइडेंटिफाई करेगा? अब इसे हम लोग बायो की टीम इन्वेस्टिगेट करेगी। तो वो लोग कौन होते हैं जो किसी क्राइम सीन पे जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं? फोरेंसिक टीम। फोरेंसिक, हाँ। सो बायोलॉजी टीम केम टू इन्वेस्टिगेट, वी आर द फोरेंसिक टीम। तो ये है नीट का क्वेश्चन, है ना। लग नहीं रहा ना क्वेश्चन होगा, लेकिन मुझको भी सरप्राइज हुआ जब मैंने देखा, ठीक है। ये नीट का क्वेश्चन है कि जब भी कोई क्राइम सीन होता है, इंडियन फिंगरप्रिंटिंग, कौन सी टीम होती है जो आके उसको इन्वेस्टिगेट करती है? तो फोरेंसिक टीम होती है, विच इज अ वेरी फनी क्वेश्चन, बट इट्स अ नीट क्वेश्चन, राइट। तो फोरेंसिक टीम आके अब इस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करेगी। तो इसको ऐसे ही लिख लो, करे इन्वेस्टिगेट, ढूंढे पापी को।
मैम फोरेंसिक कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? बेटा एग्जाम देना होता है आपको, ग्रेजुएशन उसमें करनी होती है, फिर उसके बाद आप फोरेंसिक में आ सकते हैं। हेयर विद रूट जो है वो गुड सोर्स ऑफ हेयर फॉलिकल सेल इज गुड सोर्स ऑफ, यस, हेयर फॉलिकल जो होते हैं, बाल जहाँ से जुड़े हुए होते हैं, अगर बाल ऐसे तोड़ोगे तो व्हाइट व्हाइट कलर का उसके ऊपर मिलेगा हेयर फॉलिकल, वहां से आप डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो चले। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्राइम सीन को ऑब्जर्व करेंगे। तो हमें ऑब्जर्व करके क्या मिला था वहां पे? ब्लड ब्लड स्टेन। हाँ, तो हमने ब्लड सैंपल को निकाल लिया, चारों तरफ से इकट्ठा कर लिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो सबसे पहले क्या करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, किसी को कोई आइडिया? डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना। डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, शाबाश। सो ये जो भी ब्लड सैंपल है इसमें डीएनए निकालना है। अब इसको निकालने की पूरी टेक्निक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है, तो मैं यहाँ डिटेल में नहीं जा सकती, बस इतना याद रखना ना, सारे सेल वेल को तोड़ फाड़ के उसके अंदर से डीएनए को निकाल लेते हैं। ठीक है, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स के थ्रू उन्हें टेस्ट ट्यूब में तोड़ दिया जाता है। तो ब्लड सैंपल से हमने डीएनए निकाल लिया। ओके, फाइंड द VNTR इन इट्स पर्टिकुलर क्रोमोसोम। तो हमने कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम सिलेक्ट कर लिया। लेट्स से हम लोग इस केस में स्टडी करेंगे क्रोमोसोम नंबर 4, कोई भी क्रोमोसोम हो सकता है यार, ये इन्वेस्टिगेशन बहुत डिटेल में होती है। तो क्रोमोसोम नंबर 4 पे हमने VNTR निकाल लिया। ठीक है, तो हमारे पास जो सैंपल था उसका निकाल लिया। अब वी विल लेट्स से स्टडी द VNTR ऑन क्रोमोसोम नंबर 5। शाबाश, मैंने 5 लिखा है तो मैं 4 क्यों करूंगी। तो हमने वो ब्लड का जो सैंपल पीछे लिया था ना, उसके डीएनए में से क्रोमोसोम नंबर 5 को निकाला और उसकी VNTR सीक्वेंसेस को लिख लिया। अब टेक ब्लड सैंपल ऑफ ऑल द आइसोलेटेड डीएनए फ्रॉम ऑल द सैंपल्स, मतलब कि जितने भी इंडिविजुअल है, मिकी, मिनी, टॉम, जेरी, हमारा जो सस्पेक्ट है, मतलब सस्पेक्ट ब्लड है, और न्यूरोटो, क्योंकि यार वो खून न्यूरोटो का भी तो हो सकता था ना, फिर तो हमारे साथ दिक्कत हो जाती, राइट। तो हमने सबके खून निकाल लिए, और सबके खून निकालने के बाद हमने क्या किया, हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया उसमें से। इतना क्लियर? यो मैम। ठीक है, तो सबके खून में से हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया केमिकली, सबका डीएनए है अपने पास, राइट। प्रोसेस सबके साथ सेम चलेगा। अब हम क्या करेंगे, डाइजेशन ऑफ डीएनए विद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। अगर तुमको डीएनए को स्टडी करना है ना, उसके फ्रेगमेंट को, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम्हें उसको ट्रीट करना पड़ता है। तो ऐसे इस केस में डीएनए को पढ़ा नहीं जाता, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसके ऊपर छुरी चला देते हैं, और मतलब सीजर चला देते हैं, और इन सीजर को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। ठीक है, अभी के लिए याद रख लो, बायोटेक में तुम और डिटेल में पढ़ोगे। तो जो जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डालोगे तो डीएनए के फ्रेगमेंट बन जाएंगे। ठीक है, छोटे बड़े छोटे बड़े। नाउ सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज्ड टू कट ऑल द अवेलेबल सैंपल ऑफ डीएनए, मतलब सबके केसेस में तुम सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालोगे, ताकि डीएनए सबका, ये जो एंजाइम होते हैं ना बड़े स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, अगर इस एंजाइम ने काटना है ना, लेट्स से ऐसा है डीएनए और ये सीक्वेंस है A और T, अगर इस एंजाइम ने यहां से काटना है डीएनए को, ये A और T के बीच में से ही काटेगा, तो इस सारे डीएनए को A और T के बीच में से काट देगा। ठीक है, सबके डीएनए कट गए सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, तो अभी कैसे दिखाई देगा, ऐसा। ये सब क्या है, हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स। ओके, इतना क्लियर? याद रखना, हमें जो हमारा सस्पेक्ट है उसका जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, हमने सारा प्रोसेस उसके ऊपर एक बार पहले कर लिया है, और उसके क्रोमोसोम नंबर 5 पे जो VNTR है ना, वो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। वी हैव ऑलरेडी हमने मैम, निकाल लिया है। मैम शायद से रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म होता है शायद से यूज डीएनए फिंगरप्रिंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए को काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, एंजाइम्स के नाम है ये। इसमें ओके, ये होता है, एंडोन्यूक्लियसेस ही होते हैं। ओके, तो याद रखना, एक हमारे पास ऑलरेडी सीक्वेंस पड़ी है हमारे सस्पेक्ट ब्लड के पास, जो हमें ब्लड मिला था वहां पे, और उसके VNTR मुझे पता है उसमें AAG आता है, लेट्स से 11 बार, ऑलरेडी पता है मुझे ये बात। क्लियर? डन? अभी तक समझ आया क्या चल रहा है? पक्का हो, समझ आया या नहीं, आगे बढ़ूं? ठीक है, Yes. तो अपने माइंड में इमेजिन कर लो 5 टेस्ट हमारे सामने टेस्ट ट्यूब्स पड़ी हैं, उसके अंदर डीएनए के फ्रेगमेंट्स तैर रहे हैं, राइट। और तुम्हारे पास एक ऑलरेडी रिजल्ट पड़ा है कि VNTR के सीक्वेंसेस ये है, तुम्हारे पास ये रिजल्ट है, और तुम्हें उन फ्रेगमेंट में देखना है कि इनके पास भी सेम VNTR है। जिसके पास सेम VNTR हुआ है मतलब ये ब्लड उसका है, मतलब वही क्रिमिनल है, राइट।
अब देखो, अभी आगे का पढ़ेंगे हम। ये सारे बायोटेक की साइट्स है, ये सारी बायोटेक की साइट्स है विजय, जो तुम लिख रहे हो। बायोटेक से वापस आओ और यहाँ पर आओ, नहीं तो तुम ये मिस कर जाओगे। अब देखो, अब जब तुम्हारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स आ गए, अब तुमको इनको अलग करना है। जब अलग करोगे तभी तो वीएनटीआर को पढ़ोगे ना, मिक्सर में कैसे पढ़ोगे? तो अलग करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब मुझे बताओ, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है वो क्या होता है? एक ट्रे लेते हैं हम, प्लास्टिक की ट्रे होती है मोस्टली, डिफरेंट कंपोनेंट से भी बनती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक लिक्विड सॉल्यूशन डालते हैं, पानी में मिक्स कर देंगे हम एक पाउडर सा, जो एकदम थिक बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा थिक होगा, फिर हम उसको इसमें पोर कर देंगे, ठीक है, और उसको छोड़ देंगे। तो तुम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ोगे, 20-30 मिनट्स में वो जेल बन जाता है, ठीक है। और ये कौन सी जेल होती है? एग्रोस जेल। किसी को याद है एग्रोस जेल किससे मिलती है? प्रॉपर बैच जिन्होंने प्लांट किंगडम पढ़ा मेरे साथ। सीवीड से। नाम क्या है उनका? कौन सी एल्गी है ये? रेड एल्गी। नाम क्या है उनका? अभी स्पेसिफिक नाम दिया था, जिलेडियम। जेलेडियम में ग्लेसिडेलिया। वेरी गुड, जी स्क्वायर करा था ना हमने, शाबाश। तो प्लांट किंगडम में हमने ये वाला पार्ट पढ़ा है, ठीक है। तो हमें वहां से मिलती है जेल, पाउडर फॉर्म में हम रखते हैं। तो देखो, ये बन गई हमारी एगरोस जेल, ठीक है। तो एगरोस जेल कुछ ऐसी दिखाई देती है, एक सेकंड बेटा। एग्रोस जेल अभी ऐसी दिखाई देती है लिक्विड सी फॉर्म में, ओके। उसके बाद हम इसको ऐसे बना लेते हैं, गर्म करते हैं हम इसको, माइक्रोवेव में रखते हैं, पानी में वाटर डाल के, फिर वो होता है। फिर उसके बाद हम उसको बाहर निकालते हैं और उसके बाद उसको पोर करते हैं। आगे चलो। Yes, ma'am. देखो ऐसे पोर करते हैं तो वैसे वो थिक सी दिखाई देती है, स्लाइम जैसी, ठीक है। अब हमने बना ली ये एग्रोस जेल। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डाल देंगे इस कंटेनर में, ठीक है। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का स्लैब है, उसका स्लैब होता है, ओके। और भी साइंटिफिक नेम है उसके, मुझे अभी याद नहीं आ रहे। तो ये उसका स्लैब है। अब देखो, ये स्लैब के अंदर वो सारी एग्रोस जेल डाल रहे हैं ना, जो अभी और थिक हो जाएगी। स्लैब में डालने से पहले ना यहाँ पे कॉम्ब लगी होती है, देखो ये दिख रही है तुम्हें, कंगी जैसी कॉम्ब दिख रही है, ये रेड कलर से जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना। ध्यान से देखना इसको, अभी मैं जो चीज बताने वाली हूँ, कि देखो सिर्फ ये वाला जो रीजन है खाली वाला, यहाँ तक तो जेल चली जाएगी, लेकिन ये जो रेड वाली बड़ी बड़ी लाइंस है हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे जेल नहीं जा पाती, तो ये इतने हिस्सा खाली रह जाता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये देखो सारी जगह जेल बन गई ना, ब्लू कलर की देख रहे हो, ये एग्रोस जेल की स्लैब बन गई, जेल स्लैब है ये। अब ये बन गई ना, अब ये वाले जो रीजन है, ये वाला, ये हम इसको कहते हैं कॉम्ब। कॉम्ब होती है, कंगी की तरह ही होती है ये, ऐसी वाली कंगी नहीं है मेरे पास, नहीं तो दिखाती। अब भी क्या करेंगे हम, हमें जो कॉम्ब है ना इसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे, ठीक है। तो जब ये वाली जो कॉम्ब है, ये वाली, इसको मैं बाहर की तरफ निकाल लूंगी ना, तो क्या होगा कि यहाँ पे छोटे छोटे सर्कल बन जाएंगे जहाँ पे जेल एब्सेंट होगी। जो छोटे छोटे सर्कल होते हैं उनको हम कहते हैं वेल्स, ठीक है। ये वो खाली जगहें होती है जहाँ पे जेल एब्सेंट होती है। हम यहाँ पे अपना डीएनए का सैंपल डालेंगे, डीएनए के फ्रेगमेंट्स डालेंगे, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा स्लैब है, इसमें हम क्या करेंगे, अब मुझे बताओ डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? मैम नेगेटिव। नेगेटिव। वेरी गुड। तो नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरफ मैं क्या लगा दूंगी, नेगेटिव एनोड, जिसको हम कहते हैं कैथोड, राइट, सॉरी, नेगेटिव कैथोड लगा दूंगी। और इस तरफ मैं एक पॉजिटिव चार्ज की रॉड लगा दूंगी, जिसको मैं एनोड कहूंगी, राइट। करेक्ट बोल रही हूँ ना मैं, गलत तो नहीं बोला? ठीक है। सो ओके विजय, इस पे ध्यान दे लो, ये मिस हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, बाद में लिख लेना, ठीक है। तो ये रही कैथोड, ये रही एनोड। अब एनोड के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जब मैंने कॉम्ब हटा दी, ये जो बीच में जेल पड़ी है ना, ये रही मेरी जेल। मैं यहाँ दिखाती हूँ तुमको एक बड़ी अच्छी बात, ये जो जेल ऐसे तुम्हें दिख रही है ना, इनके बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं, ऐसे छोटे 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 पोर्स होते हैं। इन पोर्स के थ्रू ना डीएनए मूव कर सकता है आराम से, और आरएनए भी मूव कर सकता है, ओके। तो अब देखो क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पर इन दोनों के बीच में चार्ज चला दूंगी मैं, ठीक है, स्विच ऑन कर दिया मैंने सर्किट को। जब मैंने सर्किट स्विच ऑन किया, ये सर्किट होता है पूरा का पूरा, तो देखो डीएनए है नेगेटिवली चार्ज, राइट। तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मूव करने लग जाते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो डीएनए के मैंने क्या डाले थे, फ्रेगमेंट्स डाले थे ना, तो ये सारे फ्रेगमेंट इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। ये बात समझ में आई? मैम। तो जेल से मतलब इमेजिन करो, अगर मैं डीएनए का फ्रेगमेंट हूं, तो मैं जेल के थ्रू ऐसे बीच बीच में से जाके मूव कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, तो मैं उसकी तरफ मूव कर रही हूँ इन पोर्स के थ्रू। अब एक बात बताओ, मैं भी मूव कर रही हूँ, मेरे साथ मेरी एक और फ्रेंड है, एक और फ्रेंड है। मेरी एक फ्रेंड है जो बहुत पतली सी है, ठीक है, छोटी सी है, वो जल्दी मूव कर जाएगी ना कि नहीं? इसका साइज कम है,
ठीक है, वो जल्दी मूव कर जाएगा। मेरा साइज बड़ा, थोड़ा मैं देर से मूव करूंगी। मेरी एक और फ्रेंड है, वो थोड़ी ज्यादा हेल्दी है, तो वो और देर से मूव करेगी। तो जो बड़े बड़े पास मिलेंगे बेल्स के पास, जो छोटे वाले फ्रेगमेंट्स है वो तुमको दूरी पे मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ये मैम। देखो अब मैंने क्या किया, ये रहे सारे वेल्स, अब मैं यहाँ दिखा रही हूँ, सारे वेल्स हैं और मैंने सारे वेल्स में डीएनए का जो फ्रेगमेंट था वो डाल दिया। नोरोटो का फ्रेगमेंट्स मैंने यहाँ डाले। ऐसे होती है जैसे इंक वाले से पेन है ना, ऐसे ही दिखता है वो। यहाँ से बटन दबाओगे सारा फ्रेगमेंट उसके अंदर जेल के अंदर चला जाता है, बहुत स्मूथली जाता है। वेरी वेरी डेलिकेट प्रोसेस। नोरोटो का सैंपल यहाँ डाला मैंने, यहाँ पर सस्पेक्ट का सैंपल यहाँ डाल दिया। ठीक है, मैंने मिकी का सैंपल यहाँ डाल दिया, मिनी का यहाँ डाल दिया, टॉम का यहाँ डाल दिया, जेरी का यहाँ डाल दिया। यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब मैंने जब ये सर्किट स्टार्ट किया तो सैंपल मूव करने स्टार्ट हो गए। जब सैंपल मूव करने स्टार्ट हो गए तो मैंने देखा कुछ ऐसे मूव कर रहे हैं। कहीं पे मुझे कुछ फ्रेगमेंट्स की ऐसे लाइन, अभी मुझे दिखाई नहीं देगा जेल में, थोड़ी देर में दिखेगा। जेल में तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं, जेल तुमको सीधी दिखेगी। ठीक है, तो मुझे ऐसे ऐसे फ्रेगमेंट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, हर सैंपल के आगे तुमको कोई फ्रेगमेंट दिखाई देगा, ऐसे ही होता है। और सबके अपने अपने डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर? ये मैम। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, यस अब ठीक है, अब जैसे सेगमेंट आ गए ना, अब मुझे इन फ्रेगमेंट्स को देखना है। मेरी नेकेड आई तो उसको देख नहीं पाएगी, तो मैं क्या करूंगी, अब मैं इस स्लाइड के ऊपर ये जो जेल है, ये रही है जेल, दिख रही है जेल, ये रही जेल, जेल स्लैब। मैंने जेल स्लैब निकाली और उसको रख दिया एक शीट के ऊपर। इस शीट को हम कहते हैं नाइलॉन की शीट या नाइट्रोसेलुलोज की शीट। तो ये रही मेरी शीट। ठीक है, तो इस शीट के ऊपर मैं रख दूंगी। तो जब मैं जेल को शीट के साथ ऐसे अटैच करूंगी ना, तो जितने डीएनए के फ्रेगमेंट मेरे जेल के ऊपर थे वो सारे के सारे शीट के ऊपर छप जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। तो सदर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड इन द केस ऑफ gel electrophoresis. And what is the meaning of southern blotting? Transfer fragments of DNA on nylon और nitrocellulose sheet. ये है नीट का क्वेश्चन, वो पूछते हैं southern blotting का मतलब क्या है। समझ आई? समझ आई ये बात? ये मैम। ठीक है, तो ये फ्रेगमेंट मैंने जेल निकाल ली और मैंने पेपर के ऊपर अब उसको जो नायलॉन शीट है उसके ऊपर डाल दिया। अब मेरे पास नायलॉन शीट है और इसके ऊपर वो सारे फ्रेगमेंट्स हैं, लेकिन मुझे दिख अभी भी नहीं रहे। अब मुझे उन्हें देखना है, तो मैं कैसे देखूंगी उनको? ये ऐसे देखूंगी। अब मैं जब ये सब कर रही हूँ उसके बाद मैं प्रॉब ऐड कर दूंगी, क्योंकि मेरा पर्पस क्या था यार, इस पे ना सारे फ्रेगमेंट्स हैं। मुझे देखना है कि जो मेरा सस्पेक्ट का ब्लड था, जो मेरा सस्पेक्ट का ब्लड है, उसके रिलेशन में जो मैंने VNTR निकाला था क्रोमोसोम नंबर 5 पे, मतलब एक सीक्वेंस है क्रोमोसोम नंबर 5 की, उसकी मैंने प्रॉब बना लिया उसके कॉम्प्लीमेंट्री। याद है तुमको पीछे प्रॉब बनाया था या भूल गए? देखो याद है। हाँ, AAG, तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब क्या बनेगा? TTC। AAG की TTC। तो TTC के प्रॉब मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ये जो मेरे पास प्रॉब है, देखो क्रोमोसोम नंबर 5 पढ़ रहे हैं यार हम, क्रोमोसोम नंबर 5 पे, अच्छा AAG, हमने AAG है ना तो AAG लेके चल लो। AAG है तो हमने उसका प्रॉब बना लिया, कौन सा? TTC। ये रहा हमारा प्रॉब। ओके, तो अब हमने TTC का प्रॉब बना रखा है। अब मैं यही प्रॉब ऐड कर दूंगी नायलॉन शीट के ऊपर। ओके, तो ये जो नायलॉन शीट है ना, ये जो मेरे पास ये शीट बनी है, ये मेरे हाथ पे शीट है, इसके ऊपर सब थे। अब मैंने जो प्रॉप बना रखा है वो मैं इसके ऊपर ऐड करवा दूंगी, टेक्निकली मैं इसके ऊपर डाल दूंगी, जिसको प्रोसेस डालने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ओके, तो जो मैंने प्रॉप डाला वो किसके साथ जाके बाउंड करेगा? वो सिर्फ उसी के साथ जाके बाउंड करेगा जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। तो क्रोमोसोम नंबर 5 पे जो VNTR की सीक्वेंस है AAG, वापस आओ, यहां पर ये जितने सारे सैंपल है जहां पर भी AAG होगा वो सिर्फ वहीं पे जाके बाइंड करेगा। इज इट करेक्ट? तो मोस्ट प्रोबेबली सबके पास AAG की सीक्वेंस हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये यहाँ पे सब जगह जाके बाइंड कर जाएगा। और ये जो प्रॉब होगा ना, हम इसके साथ क्या करेंगे, हम इसको रेडियो एक्टिवली लेबल कर देंगे, मतलब इस पे रेडियो एक्टिव एंजाइम डाल देंगे। ओके, तो हमने इसको रेडियो एक्टिवली लेबल किया, मतलब कि ये यूवी लाइट में शाइन करेगा। जब हमने इसे डाल दिया, अब हम इसकी ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, मतलब इसके ऊपर यूवी लाइट डालेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। तुमको ये जो फ्रेगमेंट दिख रहे हैं ना ब्लैक ब्लैक, ये DNA के फ्रेगमेंट्स हैं।
ओके, तो देखो जब मैंने डाला, ये येलो कलर का दिख रहा है तुम्हें, ये जो येलो कलर के है ये है प्रोब्स। ओके, और ये जो था ये रहा हमारा सस्पेक्ट का ब्लड, और सस्पेक्ट के ब्लड का जो डीएनए है, तुमको डीएनए के फ्रेगमेंट दिखाई दे रहे हैं किस किस पोजीशन पे है, राइट। तो मुझे कैसा पता चलेगा कि जो सस्पेक्ट का ब्लड है वो किससे मिल रहा है? कोई देख के बता सकता है सस्पेक्ट का ब्लड किससे सबसे ज्यादा मिला है? कैसे पता करोगे? तुम इसके फ्रेगमेंट के पैरेलल लाइंस बना के देखो कि एग्जैक्टली सेम टाइम लोकेशन पे किसका फ्रेगमेंट लाई कर रहा है। अगर मैं इसे ऐसे बना के देती हूँ तो ये किससे सबसे ज्यादा मिल रहा है? मीनी ईडी मिनी से मिल रहा है ना। और अगर मैं प्रॉप को भी देखूं तो ये वाले प्रॉप सारे चमक रहे हैं, राइट। तो इसके पास भी VNTR की कितनी सीक्वेंसेस है, उतनी ही मिनी के पास भी सीक्वेंसेस है, करेक्ट। लगभग उतनी सीक्वेंसेस है, राइट। तो क्या लगता है मर्डरर कौन होगा? मिनी यस, मर्डर इज मिनी। कंग्रेचुलेशंस। ओके, सो करना क्या होता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा कंपाइल करूं तो हमने करा क्या, कुछ नहीं किया। हमने ब्लड का सैंपल लिया, ब्लड का जो सैंपल था जो हमें वहां से मिला, हमने वहां से VNTR ढूंढ लिया किसी भी क्रोमोसोम पे, ठीक है। हमने VNTR की सीक्वेंस ले ली और इसके कॉम्प्लीमेंट्री हमने प्रॉप बना के रख लिया, ये हमारे फ्यूचर में काम आएगा। अब हमने कुछ नहीं किया, जितने हमारे सस्पेक्ट है सबके डीएनए को प्रोसेस किया और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल दिया, और हमने उसके फ्रेगमेंट्स यहाँ पे आगे ऐसे ही दिखाई देते हैं फ्रेगमेंट्स। लेट्स से 3 इंडिविजुअल है, ठीक है। अब हमने कुछ नहीं किया कि यहाँ पर जो ये हमारे पास प्रॉप था उसको रेडियो एक्टिवली लेबल कर दिया, ये चमकेगा, ओके। और अब हमने इसको इस सीक्वेंस के ऊपर डाल दिया, तो सिर्फ ये प्रॉप उसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के साथ ही तो बॉन्ड कराएगा ना। तो जोन से फ्रेगमेंट के पास ये VNTRs होंगे उसके साथ प्रॉप जाके चिपक जाएगा। अगर सेम लोकेशन पे चिपक रहा है तो हमको पता चल गया ये है जिसने मर्डर करा है, या ये इसका सैंपल है। तो ये मदद करते हैं इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने में। जैसे कोई कहे ना कि ये फादर है, अगर कोई डिनाई कर दे कि ये मेरा बच्चा नहीं है, अब कोई बड़ा होकर क्लेम करे कि ये मेरे फादर है, बायोलॉजिकल फादर, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज होती है। फादर के VNTR बच्चे के VNTR के काफी हद तक मिलते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि ये पैटर्निटी टेस्ट में भी काम आता है, राइट। और क्राइम सॉल्व करने के लिए भी बहुत काम आता है। समझ आया कुछ कुछ? क्या इन केस अगर पूरी तरीके से नहीं भी समझ आया, देन एक बार इसको रीड करना, उसके बाद समझ आएगा, ठीक है। एक बार रीड करना, फिर भी ना समझ आया तो लेट मी नो, कोई बड़ी बात नहीं है, पारा कर लेंगे, ठीक है। तो इसके जो स्टेप्स है जो तुमको पता होने चाहिए सीक्वेंस वाइज, जो हमने करे हैं। सबसे पहले तुम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या करोगे? आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेट करा था ना हमने डीएनए ब्लड के सैंपल से। फिर डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, देखो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उसे काटा, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस नहीं है, एंडोन्यूक्लियस है। फिर सेपरेशन फ्रेगमेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने करा और बड़े वाले फ्रेगमेंट छोटे वाले फ्रेगमेंट से अलग कर लिए। अब ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन? नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं ब्लॉटिंग, और सदर्न ब्लॉटिंग भी इसको कहते हैं, ठीक है। फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रॉप, तो जो हमने VNTR का प्रॉप बना रखा था ना उससे हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे इस नायलॉन शीट के ऊपर। हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्स कर देंगे। फिर डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट, हम वो फ्रेगमेंट ढूंढेंगे इस शीट के ऊपर जो प्रॉप के साथ अब अटैच हो गए हैं और वो अलग से एक्सरे में चमक रहे हैं, ओके। तो वो जो एक्सरे से हम स्टडी करते हैं उसको हम ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं, और ये हमारा पूरा स्टेप वाइज प्रोसेस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। समझ में आया? थोड़े से क्वेश्चन करेंगे इस पे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा NCERT का पिक्चर है, देखो डीएनए ऑफ इंडिविजुअल A ये रहा, उसमें इन्होंने 3 क्रोमोसोम भरे, क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 16, और एक सेट ऑब्वियसली पापा से आता है और एक मदर से आता है, तो इन्होंने ऐसे लिखा है। फिर उन्होंने कहा एक इंडिविजुअल B है जिसका सेम क्रोमोसोम, हमेशा याद रखना क्रोमोसोम सेम पढ़ना है, क्रोमोसोम नंबर 7 लिया, 2 लिया, 16 लिया, राइट। फिर उन्होंने यहाँ पर बनाया है एक और डीएनए है जो हमें क्राइम सीन से मिला है, और ये डीएनए है C इंडिविजुअल का, वो भी क्रोमोसोम नंबर 7, 2 और 16 पे हमने ये सीक्वेंसेस पढ़ रही है। तो ये जो कलर सीक्वेंसेस है वो VNTRs है, देखो शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, ओके। उसके बाद इन्होंने इसे रन करा है A इंडिविजुअल को, B इंडिविजुअल को, और ये जो हमें सस्पेक्टेड ब्लड मिला है, सस्पेक्ट का ब्लड है, मे बी ये क्रिमिनल हो, उसके ब्लड को भी रन किया। तो ये देखो सीक्वेंस देखो यहाँ पर तुमको दिख रही है ये वाली,
ये VNTR की सीक्वेंस है। मैं इसको बस मिला के देखना है यार किससे ज्यादा मिलती है। कुछ सीक्वेंसेस तो सबसे मिलेगी, पर किससे ज्यादा मिल रही है? ये फ्रेगमेंट कौन से सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं, ए से या बी से? बी। बी के साथ। तो क्रिमिनल कौन हुआ? बी। तो ये ब्लड का सैंपल किसका है? बी, राइट। क्योंकि अगर मेरा ब्लड है ना, तो मैं जितनी बार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करूंगी ना, मेरे फ्रेगमेंट्स ऐसे ही बनेंगे, तो इसलिए मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। ओके, एक बार इसको पढ़ना, इट विल हेल्प यू आउट। बताओ भाई समझ आया या नहीं? अच्छा, किसकी क्लास है अभी? एक क्वेश्चन करा दूं? मैम। ठीक है, तो चलो ये, हाँ विजय बोलो। हाँ विजय। सदन ब्लॉटिंग D4 DNA सदन, हाँ यस, डिफरेंट ब्लॉटिंग मेथड है जो डिफरेंट टेक्निक के लिए यूज होते हैं। Still began to process the analysis the community the description of film and sorting cycle to form the core of it. हाँ, not your DNA microsatellite primer are used for flanking regions. तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो या तुम तो मुझे आंसर ही लिख के भेज रहे हो? हाँ ऐसा होता है, माइक्रो सैटेलाइट्स यूज होती है फ्लैंकिंग रीजन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये जो तुमने लिखा है ये सब सही है। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी All of the above. All of the मैम, all of the above. ओके बेटा, DNA फिंगरप्रिंटिंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर क्राइम इन्वेस्टिगेशन प्लस पैटर्निटी टेस्ट। ठीक है, हम डिटेक्शन ऑफ हेयर कलर के DNA फिंगरप्रिंटिंग नहीं करते हैं। जेंडर ऑफ एन ऑफस्प्रिंग के लिए तो एमनियोसेंटेसिस नहीं करते थे, है ना? तो हम DNA फिंगरप्रिंटिंग क्यों करेंगे? मुझको तो पता है, मेरे ही ब्लड सैंपल है, वो मुझसे ले रहे हैं, तो उसमें DNA फिंगरप्रिंटिंग क्यों करेंगे? मेरा जेंडर तो हो ही गया, राइट। जो हम जेंडर आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं करते, सिर्फ दो चीजों के लिए करते हैं, पैटर्निटी टेस्ट के लिए करते हैं या फिर हम लोग क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए करते हैं। तो आंसर वुड बी ए, व्हाट इट, राइट? समझ आया? चलो ठीक है, फिर ये वाली जो स्लाइड है मैं अभी अपडेट कर दूंगी सिस्टम पे, ठीक है? इस पे सारे नीट के क्वेश्चंस है एक साथ इकट्ठे, तो तुम आंसर एकदम मैच रखे हैं। तो यहाँ पर सारे आंसर्स भी दे रखे हैं, तो पहले कुछ सॉल्व करना, फिर मैच कर लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें ओपन पढ़ाऊंगी, उसके साथ फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके।